नमस्कार दोस्तों, मैं कैप्टन अरुण मिश्रा। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ा थ्योरेटिकल और लंबी हो सकती है, लेकिन ये आपको इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली है। कितने तरीके हैं, कितने प्रोसीजर्स है, कितने प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपने पैसे लगा के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आइए तुरंत इसको शुरू करते हैं विदाउट मच एडो। आपको पता है बार्टर सिस्टम क्या होता है? ये जब किंगडम हुआ करता था हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में, उस टाइम पे बार्टर सिस्टम होता, मतलब ये ट्रांजैक्शन का एक तरीका होता था जिसमें हम दो आदमी आपस में ट्रांजैक्शन करते थे। एक आदमी किसी को कुछ देता था तो उसके बदले में दूसरा आदमी उसको कुछ देता था। ठीक है, इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। जैसे एक ने एक्स दिया तो दूसरा उसके बदले में वाई देता है। तो जो इसको अदर वर्ड्स में अगर समझे तो एक ने किसी को ग्रेन दिया, उसके बदले में दूसरा उसको गोट दे देगा या फिर कोई भी चीज़ जो भी एग्रीड होती है। ठीक है, थोड़ा सा पास हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। बगैर पास हिस्ट्री जाने ये चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होगी, इसके लिए मैं थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में फिर किंगडम सिस्टम ख़त्म होने के बाद गवर्नमेंट्स आई हर जगह पे और बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया अराउंड 2000 BC इन एसरिया, इंडिया एंड सुमेरा में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ था। हिंदुस्तान की सबसे पहली बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और ये 1770 में इस्टेब्लिश हुई थी। उस टाइम पे जो इंडिया की कैपिटल होती थी कलकत्ता में। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत दिनों तक नहीं चल पाई और 1832 में रैप अप हो गई। एक्चुअल बैंकिंग सिस्टम 16 सेंचुरी के एंड में शुरू हुआ था, जहाँ पे रियल ट्रांजैक्शंस शुरू हुए थे, जैसे बैंक डिपॉजिट हो गया, मनी लेंडिंग, मनी चेंजिंग और इस तरह से सारी चीज़ें। ठीक है, ये बैंकिंग सिस्टम इस तरह से काम करता है। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं कि बैंक किस तरह से कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड होता है और क्या ट्रांजैक्शन होता है। लोन्स देते हैं, ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन होता है और बाकी सारी चीज़ें। तो ये चीज़ दिखाई गई है। हमें ब्लॉकचेन की ज़रूरत पड़ी क्यों? ठीक है, बैंकिंग सिस्टम ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ था, ट्रांजैक्शन भी हो रहा था, सब कुछ था। तो प्रॉब्लम इसमें क्या आई कि ट्रांसपेरेंसी वाज मिसिंग इन बैंकिंग सिस्टम। मतलब आपका खुद का अपना पैसा आप किसी को भी भेजना चाह रहे हैं, चाहे बिजनेस रीजन से या फिर पर्सनल फ्रंट पे, और आपको ही 10 बार सवाल पूछा जाता है, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, और फिर वो सब देने के बाद भी आपको पता नहीं होता था कि पैसा कैसे भेजे, कब पहुंचेगा, क्या हुआ, इतना ट्रांजैक्शन फ़ीस क्यों, ये सब सारी चीज़ें होती थी। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा गया, और यही एक ट्रिगर पॉइंट था जहाँ से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। इस डायरेक्शन में सोचना शुरू हुआ कि क्यों ना हम एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाएं जहाँ पे हमें खुद पता हो कि हमारा पैसा किस तरह से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कब पहुँचेगा, कैसे होगा, और वो जो हैसल होती है बैंक के साथ में डील करने के लिए वो ना हो। ठीक है, तो ये जो सिस्टम इजाद किया गया, सोचा गया, उसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैं और डिटेल से आगे बताता हूँ अभी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है? इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, और ब्लॉकचेन इज ए शेयर्ड इम्यूटेबल लेज़र that facilitates the process of recording transactions and tracking assets in a business network, right? तो इम्यूटेबल का मतलब होता है इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये ट्रांसपेरेंट होती है और शेयर्ड होती है। ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं सारे ब्लॉक्स पे सेम इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल होती है, इसके शेयर्ड कहा जाता है इसको। इसीलिए दो तरह के एसेट होते हैं, एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स में जैसे हाउस, कार, कैश, लैंड, ये सब आते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स में होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं।
एक्चुअली देखा जाए तो एनीथिंग ऑफ वैल्यू कैन बी पुट ऑन ब्लॉकचेन. दिस इज़ व्हाट was the basic idea behind creating this blockchain technology, right? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ इस तरह से दिखती है. एक जंबल जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जंबल एक्चुअली एक कम्युनिटी है जिसमें आपस में ट्रांजैक्शंस होते हैं. एक एक कोई भी एक आदमी दूसरे को ट्रांजैक्शन कर सकता है, पैसे भेज सकता है, और ये सारा जो ट्रांजैक्शन होता है ट्रांसपेरेंटली हर एक ब्लॉक के ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है, और इसको हम ये कर सकते हैं, कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं थ्रू हैश. ओके, एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाना चाहूँगा आपको जो ब्लॉकचेन के ऊपर और ज़्यादा क्लैरिटी आपको लाएगा. तो Blockchains are incredibly popular nowadays. But what is a blockchain? How do they work? What problems do they solve? And how can they be used? Like the name indicates, a blockchain is a chain of blocks that contains information. This technique was originally described in 1991 by a group of researchers and was originally intended to timestamp digital documents so that it's not possible to backdate them or to tamper with them, almost like a notary. However, it went by mostly unused until it was adapted by Satoshi Nakamoto in 2009 to create the digital cryptocurrency Bitcoin. Now, a blockchain is a distributed ledger that is completely open to anyone. They have an interesting property. Once some data has been recorded inside a blockchain, it becomes very difficult to change it. So how does that work? Well, let's take a closer look at a block. Each block contains some data, the hash of the block, and the hash of the previous block. The data that is stored inside a block depends on the type of blockchain. The Bitcoin blockchain, for example, stores the details about a transaction in here, such as the sender, receiver, and the amount of coins. A block also has a hash. You can compare a hash to a fingerprint. It identifies a block and all of its contents, and it's always unique, just as a fingerprint. Once a block is created, its hash is being calculated. Changing something inside the block will cause the hash to change. So in other words, hashes are very useful when you want to detect changes to blocks. If the fingerprint of a block changes, it no longer is the same block. The third element inside each block is the hash of the previous block. And this effectively creates a chain of blocks, and it's this technique that makes a blockchain so secure. Let's take an example. Here we have a chain of 3 blocks. As you can see, each block has a hash and the hash of the previous block. So block number 3 points to block number 2, and number 2 points to number 1. Now the first block is a bit special. It cannot point to previous blocks because, well, it's the first one. We call this block the Genesis block. Now let's say that you tamper with the second block. This causes the hash of the block to change as well. In turn, that will make block 3 and all following blocks invalid because they no longer store a valid hash of the previous block. So changing a single block will make all following blocks invalid. But using hashes is not enough to prevent tampering. Computers these days are very fast and can calculate hundreds of thousands of hashes per second. You could effectively tamper with a block and recalculate all the hashes of other blocks to make your blockchain valid again. So to mitigate this, blockchains have something that is called proof of work. It's a mechanism that slows down the creation of new blocks. In Bitcoin's case, it takes about 10 minutes to calculate the required proof of work and add a new block to the chain. This mechanism makes it very hard to tamper with the blocks because if you tamper with one block, you'll need to recalculate the proof of work for all the following blocks. So the security of a blockchain comes from its creative use of hashing and the proof of work mechanism. But there is one more way that blockchains secure themselves, and that is by being distributed. Instead of using a central entity to manage the chain, blockchains use a peer-to-peer network and everyone is allowed to join. When someone joins this network, he gets a full copy of the blockchain. The node can use this to verify that everything is still in order. Now, let's see what happens when someone creates a new block.
That block is sent to everyone on the network. Each node then verifies the block to make sure that it hasn't been tampered with. And if everything checks out, each node adds this block to their own blockchain. All the nodes in this network create consensus. They agree about what blocks are valid and which aren't. Blocks that are tampered with will be rejected by other nodes in the network. So, to successfully tamper with a blockchain, you'll need to tamper with all the blocks on the chain, redo the proof of work for each block, and take control of more than 50% of the peer-to-peer network. Only then will your tampered block become accepted by everyone else. So this is almost impossible to do. Blockchains are also constantly evolving. One of the most recent developments is the creation of smart contracts. These contracts are simple programs that are stored on the blockchain and can be used to automatically exchange coins based on certain conditions. More on smart contracts in a later video. The creation of blockchain technology piqued a lot of people's interest. Soon others realized that this technology could be used for other things, like storing medical records, creating a digital notary, or even collecting taxes. So now you know what a blockchain is, how it works on a basic level, and what problems it solves. Want to learn how you can implement a simple blockchain in JavaScript? Then check. आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी ब्लॉकचेन क्या होता है। मैं थोड़ा सा ब्लॉकचेन की हिस्ट्री के बारे में बता दूँ आपको। एक्चुअली ये कहानी बहुत पहले शुरू हो गई थी। 2009 में तो सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन क्रिएट किया था बिटकॉइन के लिए, दैट वाज बिटकॉइन ब्लॉकचेन। बट एक्चुअली 1991 में कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाज क्रिएटेड बाय मिस्टर स्टुअर्ट हाबर एंड डब्ल्यू स्कॉट स्टोरमेटा। ये दो लोग थे जिन्होंने कॉन्सेप्चुअली इस चीज़ को डेवलप किया था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है, क्या कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें थी। फिर 98 में निक ज़ैबो ने एक बिट गोल्ड बनाया। बिट गोल्ड वाज फर्स्ट एवर मेड क्रिप्टो करेंसी। अनफॉर्चुनेटली ये चली नहीं या प्रैक्टिस में आई नहीं, लेकिन हिस्ट्री में अगर आप देखें तो बिटकॉइन सबसे पहली करेंसी नहीं है। इट इज़ बिट गोल्ड जो मिस्टर ज़ैबो ने बनाई थी। फिर 2000 में कुछ और लोग आए जिन्होंने इसको, स्टीफन नॉस थे, उन्होंने अपनी एक और क्रिप्टोग्राफिक सिक्योर चेन्स और प्लस आइडिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉकचेन ये सब लाए। वो भी सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं हो पाया था। फिर आता है 2008 जहाँ पे सतोशी नाकामोटो ने एक वर्किंग मॉडल बनाया ब्लॉकचेन का कि एक्चुअली कैसे काम करेगा। ठीक है, वर्किंग मॉडल बनाने के बाद में फिर ये था कि अगर ट्रांजैक्शन के लिए ब्लॉकचेन बन रही है तो वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ एक्सचेंज होनी चाहिए ट्रांजैक्शन में। तो ये डिसाइड किया गया कि चलो एक वर्चुअल करेंसी बनाएंगे जिसको हम बिटकॉइन कहते हैं, और फिर उसके थ्रू हम वर्चुअल ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो 2009 में ये सब जाते जाते सारा वाइट पेपर वगैरह इसका रेडी हो गया था बिटकॉइन का, और लॉन्च कर दिया गया था ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन वाला है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन जिसको बोलते हैं आज। फिर 2014 में क्या हुआ कि एक्चुअली ये ब्लॉकचेन जो बनाई गई थी दैट वाज एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ करेंसी, ओके, क्रिप्टो करेंसीज। लेकिन 2014 में चीज़ें थोड़ा सा चेंज हुई और इथेरियम ब्लॉकचेन आया। उन्होंने थोड़ा सा इस पर और ऐड ऑन किया। इन्होंने कहा कि करेंसी तो ठीक है, ट्रांजैक्शन जो ब्लॉकचेन पे हम कर रहे हैं, कैन वी नॉट ऑल्सो ब्रिंग डॉक्यूमेंटेशन ऑन ब्लॉकचेन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन ब्लॉकचेन। So that is where it started in 2014, that they developed a blockchain which can also cater to documentation, and those documents can be brought on blockchain and उनका ट्रांजेक्शन हो सकता है, they can be stored safely, securely। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे इनको हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा। तो उसके बाद 2014 में इथेरियम ने जब ये किया, उसके बाद तो कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बाढ़ सी आ गई, जिसमें आज की डेट में बाइनेंस वगैरह पे बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं। फिर सोलाना है, और इस तरह से बहुत सारे आप देखोगे आल्ट कॉइन्स हैं, इनका जो ये होता है अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सब शुरू हो गया था धीरे धीरे। ठीक है, तो
इसके बाद बिटकॉइन का रोल बेसिकली इस पूरे इसमें था कि ये जो है कैश ट्रांजैक्शन जो भी होगी उसके लिए बिटकॉइन का ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल आ गया था। यही रीज़न था कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ये हुआ। काफ़ी सालों तक बिटकॉइन लॉन्च होने के बाद भी पिकअप नहीं कर पाया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि बिटकॉइन होता क्या है या फिर इसे हमें क्या यूज़ होगा फ्यूचर में। तो ये करके इसको 2-3 साल लग गए थे थोड़ा पिकअप होने में। फिर न्यूज़ आई थी कि अमेरिका ने किसी ने 10,000 बिटकॉइन खर्च करके एक पिज़्ज़ा ख़रीदा था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 10,000 बिटकॉइन जिसकी कीमत आज 20-30 हज़ार डॉलर चल रही है, 60,000 भी जाके आया है। ऐसे ऐसे 10,000 बिटकॉइंस लेके फिर पिज़्ज़ा ख़रीदा गया था। बट एनीवे दैट वाज डिफरेंट टाइम। उस टाइम पे जिन लोगों ने ख़रीदा बिटकॉइन, आज उनके पास कितना वेल्थ है आप खुद सोच सकते हो। तो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के पीछे जो है वो जो इन्होंने नाकामोटो जी ने शुरू किया था, तो वो थी ब्लॉकचेन लेजर, बिटकॉइन लेजर। ठीक है। और अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी जो है उसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये जो इंजन जो इसको रन करता है, ठीक है, बिटकॉइन लेजर जो नाकामोटो जी ने किया था उसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। तो ओके, अब ब्लॉकचेन में इतना बताने के बाद में मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ आइडिया आपको क्लियर हो गई है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअल यूज़ क्या है, नो, हम इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या करके हम अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ब्लॉकचेन एक्चुअली एक गेटवे है ओशन का, जहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं। ठीक है। एक टर्म काफ़ी यूज़ होता है सी फाई एंड डी फाई। तो पहला जो है सी फाई, इसको सेंट्रलाइज फाइनेंस कहा जाता है, जैसे बैंक्स वगैरह हैं, ये सेंट्रलाइज होती है, मतलब कंट्रोल बाय सिंगल पर्सन और एंटिटी। एंड डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय कम्युनिटी, विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी सिंगल पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन और एनी रेगुलेटरी बॉडी, एक पर्टिकुलर आदमी। तो यहाँ पे कंसेंसस मैकेनिज्म से जो भी डिसाइड होता है डिसेंट्रलाइज में, तो कम्युनिटी उसको डिसाइड करती है। तो ये दो टर्म काफ़ी यूज़ होते हैं इसमें, इसके लिए ये जानना आपका ज़रूरी होता है। अब ये देखिए वही चीज़ ऊपर में जो दिया है, बैंक्स हैं तो इसको ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, और नीचे बैंक नहीं है, यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो ये डिसेंट्रलाइज हो जाता है। यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, यहाँ से आप पैसा भेजते हो और रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है। ठीक। अब मेन चीज़ आती है कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हमें क्या फ़ायदा है, हम इसको कैसे यूज़ करें अपनी लाइफ में, या कैसे करके हम इसको अपने लिए एक वेल्थ क्रिएटिंग टूल कह लीजिए, या वेल्थ क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो अब मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो इसमें आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आई थिंक हम इसको कर सकते हैं, क्यों नहीं। ठीक है। तो पहला जो मंत्रा है दैट इज़ लर्निंग इज़ अर्निंग। तो आप जितना सीखोगे, जितना एडुकेट करोगे अपने आप को, उतना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा चीज़ों का, और उतना ही ज़्यादा आप इसमें चीज़ें इन्वेंट करके आगे बढ़ सकते हो। तो मैं बताऊँ, ये टेक्नोलॉजी लगभग हर दिन चेंज हो रही है, हर दिन। अगर आप कुछ दिन छोड़ देंगे तो आप पीछे रह जाते हैं। तो नई नई चीज़ें रोज़ आती रहती हैं, आपको उसमें से सीखना है, सीख के फिर ये देखना है कि ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है, हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला जो होता है बाइंग एंड होल्डिंग कॉइन्स, तो बहुत सिंपल सा ओल्ड फार्मूला है कि आप लो पे इसको बाई करिए और हाई पे बेचिए। जैसे मार्केट अभी क्रैश हुआ पड़ा है, जिसके पास पैसा है अगर वो बाई कर लेता है, तो डाउन द लाइन 2-3 साल में ही कैन क्रिएट हिज वेल्थ टू, आई मीन टू अ ट्यून ऑफ यू कांट इवन इमेजिन। ठीक है। लिक्विड स्टेकिंग इन पूल्स, बहुत सारे पूल्स होते हैं जहाँ पे आप स्टेकिंग करके एपीवाई अर्न कर सकते हैं। एपीवाई होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड, ये साल का परसेंटेज दिखाते हैं। सपोज़ करो उस पर लिखा है कि 20% एपीवाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्टेक करते हो तो आपके स्टेक अमाउंट के ऊपर 20% ईयरली आपको रिटर्न्स मिलेगा, तो ये एपीवाई होती है। ठीक है। अगला बेनिफिट जो है वो माइनिंग रिवार्ड्स होता है। तो मैंने जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा, ट्रांजैक्शन उसमें होते हैं, तो वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन जो करते हैं जो लोग, उनको माइनर्स कहा जाता है, और उसके लिए एक माइनिंग रिवार्ड दिया जाता है। हर एक ट्रांजैक्शन वेरीफाइड होता है ब्लॉकचेन के ऊपर, और हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक रिवार्ड होता है।
ये काफ़ी लुक्रेटिव बिजनेस होता है। इसमें दो तरह के होते हैं, क्लाउड माइनिंग होती है, दूसरा डीफाई होती है। डीफाई पर्सनल माइनिंग लोग अपने घर में मशीन्स बिठा के, काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह रहता है, काफ़ी खर्चे होते हैं, ये करके आप शुरू कर सकते हैं। और अगर ये तामझाम आपको नहीं चाहिए, घर में जगह नहीं है और ये सब सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप क्लाउड माइनिंग के ऊपर जा सकते हो, जहाँ पे एक पैसा दे के आप एक हैश पावर वहाँ ख़रीद लेते हो और आपको एक डेफिनेट परसेंटेज पर डे का मिलना शुरू हो जाता है। तो ये माइनिंग है। और होल्डिंग इन सेविंग अकाउंट, जैसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उस तरह से आप क्रिप्टो भी होल्ड करके एपीवाई रन कर सकते हैं। हर एक कॉइन का अलग होता है, हर एक प्लेटफॉर्म पे परसेंटेज और ये सब सारी चीज़ें होती है। ये सब आपको पढ़ के देख के फिर आगे बढ़ना होता है। ट्रेडिंग इन कॉइन्स, जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग जो होती है शेयर मार्केट की या फिर फॉरेक्स की, उसी तरह से क्रिप्टो में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। स्पॉट, फ्यूचर और मार्जिन्स होती है। इसमें बाइनेंस काफ़ी एडवांस स्टेज में है। अगर आपको ट्रेडिंग का शौक़ है या फिर ट्रेडिंग का आपको थोड़ा नॉलेज है, तो आप बाइनेंस को यूज़ करके कर सकते हैं। उसमें काफ़ी टूल्स वगैरह और काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरा होता है स्वैपिंग ऑफ द कॉइन। स्वैपिंग का मतलब होता है एक कॉइन दे के दूसरा कॉइन लेना, स्वैप करके। इसमें प्राइस डिफरेंस जो आता है, इसका यूज़ करके हम पैसे बना सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे होता है, ये अवेलेबल होता है। ड्यूअल इन्वेस्टमेंट, ये यूजली बाइनेंस पे है, ओकेएक्स पे है। और ये होता है कि इसमें आपसे पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर कॉइन, जैसे बिटकॉइन की प्राइस आगे जाएगी या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर आपका प्रेडिक्शन सही होता है तो आपको, जैसे मान लीजिए ऊपर का प्रेडिक्शन आपने लगाया और वो सही हो जाता है, तो फिर आपको लेट्स से एग्रीड करेंसी BUSD में देंगे। और अगर नीचे रह गया डाउन, तो फिर आपको सेम करेंसी जो आपने लगाई वो मिलती है। ठीक, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट होता है, काफ़ी अच्छा रिटर्न्स होता है इसमें एपीवाई। या कह लीजिए कि ये मतलब इवन महीने का भी होता है, एक महीने में भी ये होता है, या एक पर्टिकुलर डेट होती है जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हो, उसके आगे देख लो कितने दिन के हैं, 7 दिन 10 दिन, तो उसमें ये डिक्लेयर हो जाता है, फिर वो देते हैं। लेंडिंग एंड बोरोइंग, जैसे हम नॉर्मल लेंडिंग एंड बोरोइंग करते हैं, क्रिप्टो में भी ये पॉसिबल है। जैसे आप बोरो क्यों करना चाहते हो कभी कभी, कि मान लो आपके पास USDT पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको एज इट इज़ रखना चाहते हो, एंड एट द सेम टाइम आपके पास मान लीजिए कोई नया प्लेटफॉर्म आपने देखा जहाँ पे अच्छा रिटर्न्स है, तो आप यहाँ से बोरो करके वहाँ इन्वेस्ट कर दो और अपना USDT एज ए सिक्योरिटी लगा के दूसरा वाला कॉइन आप ले गए, वहाँ पे एपीवाई अर्न किया ज़्यादा और फिर ला के इनका रिटर्न वापस कर दिया, और फिर बीच का प्रॉफिट जो हुआ वो आपका बन जाता है। तो ये बोरोइंग है। सिमिलरली आप लेंड कर सकते हो, जैसे आपका USDT या कोई दूसरा करेंसी पड़ा हुआ है, तो आप लेंड करके उस पर परसेंटेज, डेली का परसेंटेज रहता है उसमें, 0.2%, 0.3%, हर एक का अलग अलग होता है, वो करके आप इस पर कमाई कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट जैसे बैंक्स में आता है, उसी तरह से क्रिप्टो में भी सेम लाइक, इसमें कोई चेंज नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। फिक्स डिपॉजिट करके आपको एनुअल इसमें रिटर्न्स होता है। आप सिप कर सकते हो क्रिप्टो में, जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है उसी तरह से बैंक का, उसी तरह से क्रिप्टो में भी होता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे बाइनेंस है, OKX है, ये सब सारे लोग प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स, ये डैप्स होते हैं। डैप्स का अपना एक पर्टिकुलर यूज़ केस होता है हर एक डैप का, कि वो करते क्या हैं। लेट्स से एक डैप है पर्टिकुलर, वो स्वैपिंग करता है कॉइन की, तो ये कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी वॉलेट से या फिर किसी एक्सचेंज से, और आप उस वॉलेट या एक्सचेंज के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो भी उनका प्लान रहता है वो आप यूज़ करके, सपोज़ करो स्टेकिंग का है वहाँ पे, तो आप जाके स्टेकिंग करो और अच्छा रिटर्न्स रहता है, फिर आप वहाँ से पैसे कमा सकते हो। तो ये होता है कि डी ऐप का यूज़ होता है। फिर होता है फ्लैश डील्स होती हैं। फ्लैश डील्स में क्या होता है कि जब नया कॉइन लॉन्च होने वाला होता है, तो उसमें आप लॉन्च डेट के प्री लॉन्च पे उसको ख़रीद लो, और लॉन्च होने के बाद में फिर वो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे के जाता है। और उसमें कभी 16%, 1600% या 200%, 300%, सब डिपेंड करता है कि कॉइन कौन सा है, उसके ऊपर आप वहाँ से प्रॉफिट बना सकते हो। जंप स्टार्ट भी वही चीज़ होती है, जो नए कॉइन्स आते हैं उनको उनमें आप इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हो। लॉटरी सिस्टम होता है। लॉटरी में आप गेस करो, अगर आपका सही होता है तो आपको ऑब्वियसली प्राइज़ मिल जाता है। ये काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये करते हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें, तो ये भी कर लीजिए। P2P ट्रेडिंग होता है, जैसे कोई भी आदमी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके, और ये P2P लगभग हर एक्सचेंजेस पे आपको मिल जाता है।
तो वहाँ आप रजिस्टर करके फिर अपना यूएसडीटी या जो भी करेंसी है आप बेच सकते हो या फिर ख़रीद सकते हो। तो आप बायर बन सकते हो वहाँ पे या सेलर बन सकते हो, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और सिंपल सा ट्रांजैक्शन होता है, आप इक्विवेलेंट आईएनआर उनके या लोकल करेंसी उनके अकाउंट में भेज दो, फिर वो यूएसडीटी या जो करेंसी आप परचेज़ करना चाहते हो वो रिलीज़ कर देते हैं बस। स्वैप फार्मिंग होती है। स्वैप फार्मिंग होती है कि आप कॉइन स्वैप करके किसी प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें आप स्वैप करके लगाइए और उसके बदले में वो प्लेटफॉर्म आपको दूसरा टोकन देता है। वो टोकन आप फिर फार्मिंग में लगा के यहाँ से डबल फ़ायदा हो जाता है। एक तो स्वैपिंग में आपको फ़ायदा होता है और फिर जो टोकन मिलता है उसको भी आप स्टेक कर देते हो, वो भी ऑप्शन होता है। तो वो करके आप कॉइन में भी बनाते हो और इस पे भी बनाते हो, स्वैपिंग में भी बनाते हो, तो डबल फ़ायदा होता है। जैसे टिपिकली पैनकेक स्वैप पे ये सब चीज़ें अवेलेबल है, तो आप जाके रिसर्च कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। ऑटो इन्वेस्ट हो गया, जैसे सिप होता है वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। क्रिएट एंड सेल एनएफटीज़। एनएफटीज़ आज की डेट में काफ़ी डिमांड में है और बहुत हैपनिंग वर्टिकल है क्रिप्टो वर्ल्ड का, क्रिप्टो मार्केट का। तो जिसमें आप अपना खुद की भी एनएफटी, जो भी कोई भी चीज़ एनएफटी होती क्या है, मतलब कोई एक यूनिक चीज़ आपके पास जो भी है, कोई ड्राइंग है, कोई आर्ट है, म्यूज़िक है, आपका क्रिएशन है जो थोड़ा सा यूनिक है, वो आप एनएफटी में कन्वर्ट करके फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप लिस्ट कर लो। लिस्ट करके वहाँ पे फिर बायर्स आते हैं, आपको मिलेंगे और बिडिंग करके या बोली लगा के लोग प्राइस लगा के फिर उसको ख़रीद लेते हैं, तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है। तो ये एनएफटी होती है। लॉन्च पैड भी वही चीज़ है, जो नया कॉइन लॉन्च होता है उसमें आप इन्वेस्ट करो तो काफ़ी प्रॉफिट रहता है। स्टेकिंग इन वॉल्ट होता है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है जिसमें भी आपको एपीवाई मिलती है। और ये फैसिलिटीज़ काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे हाइपर पे है और उसके बाद फिर बाइनेंस पे है। तो ये किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करो या ये करवाते हैं तो आपको इस पे एपीवाई मिलता है और बदले में आपको ये अपना नेटिव कॉइन देते हैं। जैसे बीएनबी पे अगर बाइनेंस पे आप गए तो बीएनबी देंगे, हाइपर पे हो तो ये एचबी टोकन देंगे, एचबीटी टोकन देते हैं। जो भी आपका प्रॉफिट आता है 20 से 30% या जो भी है, तो वो आपको एचबीटी में मिलता है। एचबीटी फिर आप रखो और प्राइस बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा होता है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होती है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या होती है कि इसमें प्राइस डिफरेंस अलग अलग एक्सचेंजेस पे, एक्चुअली एक सिंगल कोई भी हर एक कॉइन का ना प्राइस सेम नहीं होता है, किसी भी एक्सचेंज पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है प्राइस में। तो इस प्राइस डिफरेंस का जो फ़ायदा उठाते हैं उसको आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहा जाता है। जैसे जहाँ पे लो पे है वो ख़रीद लिया और हाई जहाँ पे प्राइस चल रही है एक पर्टिकुलर कॉइन का, वहाँ पे बेच देते हैं। ये चीज़ एक्चुअली बॉट ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंस्टेंटली ये चीज़ करना होता है, क्योंकि जब तक आप वहाँ जाओगे लॉगिन करोगे वो प्राइस भाग जाती है। तो ये बॉट्स ही करते हैं कि मार्केट वॉच करते रहते हैं, जहाँ पे लो आया फट से खरीदते हैं और दूसरा हाई हुआ वहाँ पे बेच देते हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से भी पैसा बना सकते हो। यूज़ ऑफ एआई बॉट्स फॉर ट्रेडिंग। अब ऑटोमेटिक जो रोबोट्स होते हैं, एआई रोबोट्स होते हैं, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे रॉयल क्यू वगैरह हो गया, मेटा फ्यूचर ट्रेडिंग, ये सब होते हैं। इनका यूज़ करके आप ट्रेडिंग में इनका यूज़ कर सकते हो और इनसे फ़ायदा बनाया जा सकता है। दोस्तों, हर एक चीज़ जो मैं ये बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये सारे खाली गुडी गुडीज़ हैं। आपको इनको स्टडी करना है, स्टडी करके इनमें नेगेटिव्स भी हैं, आपको उनको पता करना है, ठीक है, अपनी रिसर्च करके तब आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस मेरे कहने से या किसी और के कहने से आप सीधा गए वहाँ पे लगा दिया, नुकसान हो जाए। आप उसको समझिए, उसका रिस्क क्या है, उसमें नेगेटिव्स क्या है, वो सारी चीज़ें समझ के तब आप उसमें अपना इन्वेस्ट करो, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ होती है टोकनाइजेशन। ठीक, टोकनाइजेशन ये बहुत पुरानी चीज़ होती है। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजैक्शन पहले होता था या आज भी हो रहा है बैंक से, तो वो करते क्या है कि आपका जो ट्रांजैक्शन वाला मैसेज होता है ना, उसको छोटे छोटे टोकन्स में ब्रेक कर दिया जाता है, सो दैट उसको कोई इन्वेड ना कर सके, मतलब इंटरसेप्ट ना कर सके। और फिर रिसीविंग एंड पे वो सारे टोकन्स अलग अलग फॉर्म में जाके वहाँ पे जुड़ जाते हैं, तो रिसीविंग एंड को पता चल जाता है कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन है। तो इसको टोकनाइजेशन बैंकिंग सिस्टम वाला कहा जाता है। सेम चीज़ हम यहाँ पे क्रिप्टो वर्ल्ड में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रिप्टो वर्ल्ड में कैसे होता है, जैसे कोई आपकी कंपनी है, वहाँ पे आप शेयर ये करना है आपको, मान लीजिए आईपीओ लिस्ट करना है, ठीक है। और वो करने के लिए अगर ट्रेडिशनल प्रोसीजर आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी लंबा होता है, कम्बरसम होता है। तो उन सब चीज़ों से अगर झंझटमारी से बाहर आना है और ब्लॉकचेन के ऊपर आपको लेके आना है, तो आप एक टोकनाइज़ कर दो,
ठीक है। और हर एक टोकन, जो आदमी जितना टोकन खरीदता है उसके उतने शेयर्स हो जाते हैं, और ये मिनट्स में सारा ट्रांजैक्शन हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर्ड हो जाती हैं। तो ये चीज़ आप मतलब कोई भी जिसको करना है, ये बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस के लिए है एक्चुअली, इंडिविजुअल्स को इसमें ज़्यादा वो नहीं है। बट इंडिविजुअल्स इसमें जब टोकन्स इस तरह के आते हैं, अगर कंपनी में दम लग रहा है तो आप इसको ख़रीद के होल्ड कर सकते हो शेयर्स, और फिर आगे वो फ़ायदा देता है। तो इसमें एक सिक्योरिटी टोकन होता है, तो जिसको निकाला जा सकता है, जैसे शेयर्स हो गया कंपनी का, या वोटिंग राइट्स हो गया, ये सब सारी चीज़ों के लिए सिक्योरिटी टोकन होते हैं जो क्रिएट किए जा सकते हैं, टोकनाइज किया जा सकता है। और फिर आता है यूटिलिटी टोकन, जो प्रैक्टिकल यूज़ के लिए होता है कि विद इन डिसेंट्रलाइज ऑटोनमस दाओ में, मतलब जो ट्रांजैक्शन होता है यूटिलिटी, मतलब जो भी एक्शन आप परफॉर्म करते हो वो टोकन में कैसे ट्रांजैक्ट होगा, वो चीज़ होती है यूटिलिटी टोकन। और फिर होता है करेंसी टोकन, और ये असेट बैक्ड स्टेबल कॉइन्स हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल आपका क्रिप्टो कॉइन्स होता है। इसमें फिक्स टोकन और सॉरी फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं। अब नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, और इनका काफ़ी यूज़ है, डिजिटल एसेट्स हैं, और प्लस एक यूनिक चीज़ें इसमें होनी चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो कि अगर हम करें तो मतलब कहाँ पे करें, कैसे कर सकते हैं ना। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आज की डेट में अवेलेबल हैं, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, तो मैं रीड आउट कर देता हूँ। रेरिबल हो गया, ओपन सी है, एक्सी मार्केट प्लेस है, लार्वा लैब्स, क्रिप्टो पंक्स, NBA टॉप शॉट मार्केट प्लेस है, देन सुपर रेयर, फाउंडेशन, निफ्टी गेटवे। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं पे भी आप जाके रजिस्टर करके और वहाँ पे अपने NFT जो है वो आप लिस्ट कर सकते हो, या NFT बाई करके होल्ड कर सकते हो, जो आपको बाद में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती हैं। सबसे बड़ा जो ट्रांजैक्शन हुआ है NFT के ऊपर में, उसका नाम था द मर्ज। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, अगर आप को समझ में आ रहा है, तो यही NFT था जो 91.8 मिलियन में बिका था। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि NFT का बहुत अच्छा ये है, स्कोप है और मार्केट है। अगर आप क्रिएटिव हैं और आपके पास ऐसी चीज़ है, तो आप NFT में कन्वर्ट करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल है, ये जो फ़ोटो दिख रहा है, अगर मान लीजिए ये आपका क्रिएशन है, आप इतने क्रिएटिव हैं जो चीज़ों को इस तरह से अगर बना सकते हैं, तो इसको आप NFT में कन्वर्ट करके, और फिर जो मैंने प्लेटफॉर्म्स बताए कहीं पे जाके इसको आप लिस्ट कर दीजिए, और फिर बायर्स आएंगे, जिनको पसंद आएगी वो ख़रीदेंगे, तो आप इसमें पैसे बनाओगे। ठीक है। नाउ इतना सब बताने के बाद आप ये पूछोगे कि क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ें तो किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें या मोस्ट ऑफ इट आपको मिल जाती हैं एक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग भी जुड़े हैं, और वहाँ पे सारी चीज़ें ये सब आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये कंपनी तकरीबन 3 साल से चल रही दुनिया में, और 2 साल हो गया है करीब इंडिया में रन करते हुए इनको। और इनको चाहिए स्किल्ड कम्युनिटी, इसके लिए यहाँ पे हम लोग इनके कम्युनिटी मेंबर बन सकते हैं, अपॉर्चुनिटी अभी है। तो 30 मिलियन की कम्युनिटी इनको बनाना है, और करीब 300 मिलियन का इनको कॉर्पस चाहिए। एक ICO लॉन्च करेंगे हांगकांग में, बहुत बड़ा दुनिया का। और जो प्रोडक्ट ये लाते हैं, वो प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑब्वियसली इनको कम्युनिटी की ज़रूरत है। तो इसके लिए यहाँ पे आप अगर मेंबर बनते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आगे बताता हूँ आपको कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसमें। अगर आप इसमें मेंबर बनते हैं, तो आपको जो भी ये होता है, पहली बात तो कंपनी ये बोलती है कि आप अपने को एजुकेट करने के लिए हमारा कम्युनिटी मेंबर बनिए, फिर मैं आपको 4 टाइम्स आपका रिवार्ड जो है बढ़ा के दूंगा। जैसे आपने X अमाउंट लगाया तो आपको 4X मिलेगा, और ये 4X मिलेगा आपको 44.4 मंथ्स में, एट ए रेट ऑफ 0.3% पर डे। ठीक है। और ये ऑल 7 डेज़ आपको पर डे के हिसाब से 0.3% के हिसाब से आता रहता है, विदाउट एनी ब्रेक। ठीक।
अब ये जो रिवार्ड आपको मिलता है तो कंपनी बेसिकली ये चाहती है कि आप एजुकेट आप जब इनका मतलब फ्री प्लेटफॉर्म है उसी में मिल जाता है, जहाँ पे छोटी छोटी वीडियोस होती हैं 2-2 मिनट 3-3 मिनट की, वो आप देखो और हर एक चीज़ को इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करा हुआ है इन फॉर्म ऑफ वीडियो एंड इन प्लेन प्लेन टेक्स्ट में। तो जब आप उसको सीखोगे और थोड़ा स्किल डेवलप करोगे तो ये दोनों के लिए फ़ायदा होता है, कंपनी के लिए भी कि आपको समझ में आएगा कि कंपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सको, और आपको फ़ायदा होगा कि उसमें जो बेनिफिट्स हैं या परसेंटेज फ़ायदे जो कंपनी दे रही है उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। इसके लिए कंपनी ये चाहती है कि आप एजुकेट करो अपने को, ठीक है, पढ़ाई करो, सीखो। तो ये इनके प्लान्स हैं 400, 800, 1200 और 3600 के। ये 4 गुना करके राइट साइड में जो दिख रहा है 1600, 3200, 4800, 14,400, ये 4 गुना करके इनकी वैल्यू है, ये आपको मिल जाता है। जैसे आप ख़रीदते हो आपको इतना बढ़ा के पेंडिंग रिवार्ड में ये दिखाने लगता है। और लास्ट वाला है रीबाई का ऑप्शन होता है, जब आप 125 पे पहुंच जाते हो तो आप इसको रीबाई कर सकते हो। विड्रॉल का जहाँ तक सवाल है, विड्रॉल आप $50 जैसे ही आपका हो जाता है या 50 यूनिट जैसे ही हो जाता है फिर आप इसको विड्रॉल में लगा सकते हो। लेकिन विड्रॉल में विड्रॉल का एक कमीशन होता है करीब $20-21 का, तो $50 सजेस्टेड नहीं होता आप निकालो, क्योंकि 50 में 20-21 आपका चला जाएगा कमीशन में, उसके बाद फिर बचेगा क्या। तो इसके लिए थोड़ा सा जमा करके उसके बाद फिर निकालना चाहिए, मतलब 400, 600, 800, 1000, 2000, 5000 जितना आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से कर लो, फिर एक बार विड्रॉल कर लो। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें होती है, एक चीज़ होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ये चीज़ अगर आप इसमें करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक 1200 यूनिट जो है, अगर आप 50 महीने तक उसको कंपाउंडिंग करो तो ये कन्वर्ट होके करीब 3,29,083 डॉलर्स में, यूनिट्स में बन जाती है। तो मतलब लगाया आपने 1200 और मिल रहा है 3,29,000 50 महीने में, तो काफ़ी अच्छा ये है, प्रॉफिट है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपको और दिखाना चाहूँगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अच्छा ठीक है, ये शीट नहीं खुल रही है एक्चुअली यहाँ पे, तो शायद कुछ इशू है नेटवर्क का। तो बेसिकली वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया। आप ये मान के चलो कि 1200 का 3,29,000 होता है, तो ये बहुत अच्छा ये है, अपॉर्चुनिटी है, आप उसको ये कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये एक अकाउंट का स्क्रीनशॉट है, आप इसको अगर देखें तो ये कंपाउंडिंग पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जो पेंडिंग रिवार्ड ऊपर आप देख रहे हैं वो 97,159 है। ये कंपाउंडिंग करके बनाया गया, एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन शुरू शुरू में लिया था, उसके बाद फिर 1 साल के अंदर ये कंपाउंड करके इस लेवल पे पहुंच गया है। $97,000 है ये। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा ये है प्रोसीजर। नाउ पार्टिसिपेट करने के लिए कम्युनिटी में अब ये एक अलग से प्रोसीजर होता है, जो यहाँ पे अगर मैं बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर इश्यूज आते हैं बाद में। तो इसका जो भी आपका रेफरर होगा, इसमें 2 चीज़ करनी होती है, मैं आपको खाली जल्दी से थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँगा। कि पहली बात तो आपको एक एक्सचेंज, किसी भी इंडियन एक्सचेंज पे आपको ये कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है, जैसे बिटबीनस है, क्योंकि पैसा आप आईएनआर भेजोगे वहाँ से कन्वर्ट करके फिर आगे भेजना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारा प्रोसीजर इंडिविजुअल बेसिस पे जब आप आएंगे तो इसको बता दिया जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और फिर आप इसमें मेंबर बन सकते हो, और जैसे ही आप मेंबर बनते हो तो आपको तुरंत अगले दिन से फिर इसमें रिवार्ड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और रिवार्ड जब आना शुरू हो जाता है तब आप देखो कि $50 जब होता तो आप विड्रॉ कर लो, 125 हुआ तो आप रीबाई कर लो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और बाकी ये सब सारी चीज़ें जो यहाँ स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं, ये सब होता है कि कैसे ख़रीद करना है, कैसे, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आईएनआर से कर सकते हैं आप, अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, P2P में जाके ख़रीद कर सकते हैं, ठीक है। ये सब प्रोसीजर्स हैं जो डिटेल में आपके रेफरेंस बता देंगे, जो भी आपको रेफ़र करेगा इस पे, वो सारी डिटेल्स आपको पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ होती है ड्यू डिलिजेंस, कभी भी घुसने से पहले आपको ज़रूर करना है और सारी जानकारी कंपनी के बारे में लेनी है। जब आप सेटिस्फाइड हैं तभी आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और
आपका अपना खुद का रिस्क वर्सेस रिवार्ड का असेसमेंट खुद से करना चाहिए कि आपकी क्या कैपेसिटी है, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है, फाइनेंशियल कंडीशन होती है, उसके हिसाब से आप देखो कि आप कितने वाला या कौन सा प्लान ले सकते हो। कभी भी घर बेच के, गाड़ी बेच के इसमें नहीं लगाना है, ये याद रखिए। सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्रिप्टो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होती है। तो एट द सेम टाइम जब तक आपको ये फ़ायदा दे रहे तो अच्छा लगता है, लेकिन जब मार्केट क्रैश हो जाती है तो लोग फिर पैनिक हो जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है। उस चीज़ का आपको अगर जानकारी रहेगी तभी आप उसमें फ़ायदा उठा सकते हो, और जब नीचे मार्केट रहती है तो उस टाइम पे आप उसका फ़ायदा लो। और ये सब सारी स्लाइड्स अभी आप देखो तो मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप कैसे ख़रीदना है, ये सब एक अपने आप में एक प्रोसीजर होता है। तो जब कहीं से कोई जब मेंबर बनने वाला होता है या इंटरेस्ट दिखाता है तो फिर हम उसको ये सारा प्रोसीजर इन डिटेल बताते हैं, और हैंड होल्डिंग करके फिर उसको आगे बढ़ा के हम लेके जाते हैं। ठीक है। लाइक वाइज अब इसमें विड्रॉल कैसे करना है आप पूछ सकते हो। तो विड्रॉल का भी एक प्रोसीजर होता है। इसका 3 कॉइन है जिसमें आप विड्रॉल कर सकते हो। एक MOF है, दूसरा SVT, तीसरा GNX है। तो हर एक के अपने प्रोसीजर हैं और वो अलग अलग से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा जब आप इसमें जुड़ते हो। ठीक। अब यही चीज़ है विड्रॉल प्रोसीजर में। आप ये देखिए तो देखता हूँ अगर ये सीट खुल रही है तो, नहीं ये भी नहीं खुल रही है, तो कुछ तो इंटरनेट का इशू चल रहा है अभी एट दिस मोमेंट। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो कंपनी है अब हाइपर नेशन में जल्दी कन्वर्ट होने वाली है। हाइपर नेशन में भी बहुत जानकारी नहीं है, अवेलेबल नहीं हुआ कराया है कंपनी ने, लेकिन हाइपर नेशन एक वर्चुअल नेशन इन्होंने क्रिएट किया है जिसकी एंट्री आपको एक NFT ख़रीद के मिलती है। वो आपका पासपोर्ट होता है और हर कोई इसमें एंट्री ले सकता है। और वहाँ पे जाके फिर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। तो जब ये पूरा डिटेल आ जाएगा हाइपर नेशन का तो फिर हम इसको आपको एक बार समझा देंगे दोबारा से कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, आप क्या कर सकते हैं। और फॉर द टाइम बीइंग बस वीडियो मैं यहीं पे बंद करना चाहूँगा। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, and do your studies and then evaluate your risk before coming into this system or any other crypto market system wherever you want to join. बट अपना अपना पहले आप ड्यू डिलिजेंस अच्छे से करके फिर इसमें घुसो। थैंक यू सो मच। बाय। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा कांटेक्ट डिटेल है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद में फिर हम आपको आगे और कैसे जाना है, क्या जाना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है। थैंक यू।